नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर ही सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सिर्फ समझ नहीं होने की वजह से, उसके बारे में ठीक से पता ना होने की वजह से हम उन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं सरल वाक्य, क्या होते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन सभी को हम जानेंगे और इसके अलावा वाक्यों के और क्या क्या प्रकार हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और देखते जाइएगा, और वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको इसके बारे में सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य क्या है। तो हम लोग शुरू से ही जानते आए हैं कि सार्थक वाक्यों का जो व्यवस्थित समूह होता है जिससे कि अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि वाक्य क्या है? वाक्य एक समूह है शब्दों का। व्यवस्थित मतलब तीन बातें ध्यान रखनी है: सार्थक शब्दों का समूह, व्यवस्थित समूह, और जिससे अपेक्षित अर्थ भी प्रकट हो, वो वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य में तीन चीज़ों का होना जरूरी है: सार्थक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और अपेक्षित अर्थ होना चाहिए। अब इन तीनों का क्या मतलब है, आइए इसको समझते हैं। यानी वाक्य, कोई भी वाक्य तब वो वाक्य कहलाता है जब उसमें ये बातें हों। वो बातें क्या है? सबसे पहले सार्थकता, यानी जो भी बात हो, जो वाक्य हो, उसका कोई अर्थ निकलता हो। यानी बिना अर्थ की बात को हम वाक्य नहीं कह सकते। उसी तरह योग्यता। अब योग्यता का क्या मतलब होता है? योग्यता मतलब है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता। यानी कि वाक्य में जो शब्द हमने प्रयोग किए हैं उसके अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। उसी तरह तीसरी एक और बात है इम्पोर्टेंट, वो क्या है? पदक्रम। पदक्रम मतलब कि जो हमने वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया है, जिन पदों का प्रयोग किया है, उनको क्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि खेलने जाता है राम क्रिकेट, तो ये एक वाक्य नहीं कहलाएगा, ये गलत है। जब हम इसको कहेंगे कि राम क्रिकेट खेलने जाता है, तो ये एक वाक्य कहलाएगा। यानी पदक्रम जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। यानी कि वाक्य जो है वो पूरा होना चाहिए। वाक्य जो है वो पूरा होना चाहिए। जैसे हमने एक बोला पत्र लिखता है, तो ये वाक्य पूरा नहीं है। जैसे हम सब्जेक्ट के साथ इसको लिखेंगे, कर्ता के साथ, राम पत्र लिखता है, तो ये वाक्य अपने आप में पूरा हुआ। उसके बाद एक और पॉइंट है, वो है अन्वय। अब अन्वय का अर्थ होता है मेल। अब मेल का मतलब क्या है कि जो भी हम वाक्य लिखते हैं उसमें लिंग वचन और कारक में मेल होना चाहिए। लिंग वचन और कारक में मेल होना चाहिए। यानी कि अगर हम कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं स्त्रीलिंग में, तो हम क्रिया भी स्त्रीलिंग वाली ही लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि सीता पढ़ाई करता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीता जो है वो स्त्रीलिंग है और जो हमने वहाँ पर क्रिया लगाई वो पुल्लिंग की लगा दी, इसलिए वो गलत हो गया, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। यानी वाक्य में कर्ता वचन लिंग ये सब मेल खाते होने चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखने वाली होती हैं वाक्यों के संबंध में। तो अब देखते हैं कि वाक्य के अंग क्या क्या हैं। तो देखिए, वाक्य जो है उसके दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और विधेय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस विषय के बारे में बात करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे इस वाक्य में हमने लिखा है मोहन कपड़े धोता है, तो यहाँ पर मोहन क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कपड़े धोता है, ये किसके बारे में बात की गई है? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या है? उद्देश्य है। उसी तरह रमेश पढ़ता है, तो पढ़ता है कौन पढ़ता है? रमेश पढ़ता है, रमेश के बारे में बात हो रही, तो रमेश क्या है? उद्देश्य है। फिर विधेय क्या होता है, यानी प्रेडिकेट क्या होता है? तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अभी हमने जाना कि उद्देश्य क्या होता है, यानी कि कर्ता, मुख्य रूप से वो उद- उद्देश्य होता है। अब वो उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो विधेय हो जाता है।
जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण को ही लेते हैं, मोहन कपड़े धोता है में मोहन क्या है, ये उद्देश्य है, और बाकी बचा हुआ कपड़े धोता है ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। उसी तरह रमेश पढ़ता है, इसमें रमेश क्या था, उद्देश्य था, अभी हमने देखा था, और पढ़ता है यानी रमेश के बारे में बताया जा रहा है, रमेश क्या करता है, पढ़ता है, तो जो बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी जा रही है वो क्या कहलाएगी, विधेय कहलाएगी। तो उद्देश्य और विधेय में ये अंतर होता है, और ये वाक्य के अंग हैं, इन्हीं से मिलकर के वाक्य बनता है। अब देखते हैं वाक्य के भेद क्या क्या हैं। तो देखिए वाक्य के भेद यानी वाक्य को हम दो तरह से बांट सकते हैं, पहला अर्थ के आधार पे और फिर रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे हम जो बांटते हैं उन्हें हम विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य, इन 8 भागों में बांटते हैं। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और रचना के आधार पे हम वाक्यों को 3 भागों में बांटते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अक्सर ही एग्जाम में मुख्य रूप से रचना के आधार पे यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पूछने का पैटर्न इस प्रकार से होता है कि अगर कोई वाक्य दे दिया जाता है लिखा हुआ और पूछा जाता है कि ये किस तरह का वाक्य है, तो जब हमें इसके बारे में सारी चीज़ें पता होंगी तो हम आसानी से उसको पहचान सकेंगे। तो आइए अब देखते हैं इस प्रकार को डिटेल में। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले देखते हैं, तो पहला है विधानवाचक। तो वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो भी वाक्य का उद्देश्य होता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी किसी तरह की जो सूचना प्राप्त होती है यदि किसी वाक्य में, तो हम उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है, तो ये सूचना प्रदान कर रहा है। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो ये वाक्य जो है वो एक तरह की सूचना प्रदान कर रहा है कि राम के पिता का नाम क्या है, दशरथ है। तो ऐसे वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जो कि किसी चीज़ के बारे में हमें सूचना प्रदान करते हैं या जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों से कार्य ना होने का, कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं, कभी नहीं, इस तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तो मतलब काम ना होना जिसमें होता है वही निषेधवाचक वाक्य कहलाता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राम के पिता कौन है, खाना किसने बनाया है। प्रश्नवाचक चिन्हों की खास बात यह है कि आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है प्रश्नवाचक वाक्यों में। इसके बाद अगला देखते हैं निषेधवाचक। सॉरी, ये निषेधवाचक नहीं है, ये है विधिसूचक वाक्य, विधिसूचक वाक्य। तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखिए। तो ये वह वाक्य है जिसमें आज्ञा दी जा रही है, तो उसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। अब देखिए विस्मयादि का मतलब क्या होता है। विस्मयादि मतलब है विस्मय प्लस आदि, इससे मिला करके बना है विस्मयादि। मतलब विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, और उसी से संबंधित चीज़ें जैसे आश्चर्य या ऐसी चीज़ें जिनको देख करके शौक होता है या दुख प्रकट होता है, किसी तरह का भाव प्रकट होता है, तो हम उसको विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति, अनुभूति यानी भाव का प्रदर्शन किया जाता है, तो वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कितना सुंदर उपवन है, तो उसके पहले हमने देखिए एक विस्मयादि वाचक शब्द का प्रयोग किया है आहा, और उसके बाद विस्मयादिवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है कितना सुंदर उपवन है, तो ये क्या है, विस्मयादिवाचक वाक्य है। उसी तरह ओह कितनी ठंडी रात है, तो ये ओह क्या है, विस्मयादिवाचक। उसके बाद विस्मयादिवाचक चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, विस्मयादिवाचक वाक्य है। और विस्मयादिवाचक वाक्य की एक खास बात है कि उसमें विस्मयादिवाचक चिन्ह, यानी कि ये जो चिन्ह है, ये ऐसे वाला, ये चिन्ह आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला है इच्छावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई इच्छा हो, कोई आकांक्षा हो, दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। किसी तरह की इच्छा की बात की जा रही है और आशीर्वाद का बोध हो, यानी आशीर्वाद देने का बोध होता है, तो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष मंगलमय हो, तो ये एक इच्छा व्यक्त की जा रही है इस वाक्य में कि 9 वर्ष मंगलमय हो आपके लिए।
यानी कि बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के लिए इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपके लिए ऐसा मंगलमय हो। और पहले वाक्य में भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये एक आशीर्वाद का बोध करा रहा है, तो ऐसे वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। तो इन दोनों ही वाक्यों में देखिए उधर उधर जो है ये संकेत कर रहे हैं, किसी और इशारा कर रहे हैं। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। तो जो वाक्य में हमें संकेत का बोध देखने को मिलता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसी तरह उधर, जिधर, इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य। अगला है संदेहवाचक। अब संदेह का मतलब क्या होता है? डाउट, शक। तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है यानी कि डाउट होता है या शक होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह यहाँ आ गया, तो ये एक प्रश्न तो है ही है लेकिन साथ में इसमें डाउट भी है कि वह आया या नहीं आया। यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा क्या उसने ये काम कर लिया, तो ये एक डाउट है, उसके अंदर एक मन में प्रश्न है कि क्या किया या नहीं किया। तो इस तरह के वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर सबसे पहला क्या है? सरल वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया हुआ था। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं और इसमें एक ही क्रिया सामान्यता होती है। अब जैसे मुकेश पढ़ता है, इसमें एक उद्देश्य है, मुकेश पढ़ता है उसका विधेय। उसी तरह राकेश उद्देश्य ने भोजन किया, ये क्या है? विधेय है। तो इसमें एक एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। तो ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त मतलब कुछ मिला करके बना होगा। संयुक्त मतलब होता है मिला करके, मिलाना। तो संयुक्त वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चयादि बोधक अवयवों से जुड़े हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये समुच्चयादि बोधक अव्यय क्या है? तो और है, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन लेकिन ये सभी क्या हैं? ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो इन इन सभी से कोई भी वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य यदि इन अवयवों से जुड़े होते हैं, इनसे जुड़े होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो इसमें इस और समुच्चयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया है। उसी तरह प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो पर किससे? इन दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर दो वाक्य हैं, वह सुबह गया और दूसरा वाक्य है शाम को लौट आया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है इस और ने। तो ये ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे प्रिय बोलो एक वाक्य, असत्य नहीं दो वाक्य, ये जुड़ा है किससे? पर से। करो या मरो, या से जुड़ा है। करो एक अलग है, मरो एक अलग है, ये या से जुड़ा हुआ है। मोहन एक पुस्तक चाहता था, एक वाक्य, वह उसे मिल गई, दूसरा वाक्य, और ये जुड़ा है किससे? और से। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य, सॉरी संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखते हैं तीसरा और आखिरी क्या है। तीसरा और आखिरी है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इन्हें मिश्र वाक्य भी कहते हैं और मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो, जो कि आपस में जो कि, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, तब जब तब, जहाँ वहाँ, अगर, यद्यपि, इन सभी से जुड़े होते हैं उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो एक क्या है? मुख्य वाक्य, जिन्हें हम कहते हैं मेन क्लॉज, और आश्रित उपवाक्य जिन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि यहाँ पर दो तरह के वाक्य होते हैं और दो वाक्य जो जुड़े होते हैं वो जुड़ते किससे हैं? जो, कि, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, इन सब से तो जुड़े होते हैं। और दोनों ही वाक्य में से एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है, उस पर आश्रित होता है। अब जैसे, तो जैसे यहाँ पर है, ज्यों ही उसने दवा पी
वह सो गया। तो यहाँ पर वह सो गया ये वाक्य जो है ये निर्भर है किस पे, ज्यों ही उसने दवा की इस पे निर्भर है, तब वह उसका अर्थ पूर्ण हो पाएगा। उसी तरह यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ये तो उत्तीर्ण हो जाओगे ये इस पे निर्भर करता है। उसी तरह मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते ये क्या है, ये मैं जानता हूँ पे निर्भर करता है, इसका अर्थ तभी निकल सकता है। उसी तरह यह वही बच्चा है जिसको बैल ने मारा था, तो यह वही बच्चा है फिर जिसको बैल ने सींग मारा था, तो ये इस पे निर्भर करता है। तो ऐसे वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में हमें जो अंतर देना है वो अंतर इस बात का रखना है कि देखिए मिश्रित वाक्य में जो वाक्य होते हैं वो इनसे जुड़ते हैं और एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। यानी कि मिश्रित वाक्य जो कि क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा इनसे जुड़ेंगे और साथ ही साथ इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होंगे। और संयुक्त वाक्य में क्या है, संयुक्त वाक्य में जो वाक्य जुड़ेंगे वो और एवं तथा या अथवा इसलिए फिर भी किंतु परंतु इनसे जुड़ेंगे और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस 3 तरह के वाक्यों से अक्सर ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।